तो रक्त के बारे में बता रहा था कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है इसकी जानकारी हम लोग यहाँ करेंगे। रक्त के अवयव कहें, चाहे रक्त का संगठन कहें, चाहे रक्त की संरचना कहें, ये हेडिंग हमारी है। रक्त की संरचना या इसको कहें संगठन, या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि रक्त के अवयव, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में शब्द है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन, जिससे मिलकर कोई चीज़ बनी रहती है ना, उसको अंग्रेजी में कंपोजिशन कहते हैं। और उसी को हम कंपोनेंट भी कहते हैं, दो शब्द आता है। तो कंपोनेंट को हिंदी में अवयव कहते हैं, और कंपोजिशन का मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बना संगठन। चीज़ एक ही है, नाम थोड़ा सा बदल देते हैं। तो रक्त की संरचना या रक्त का संगठन। रक्त एक तरह संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों में, धमनी में, शिरा में, केशिका में लगातार प्रवाहित हो रहा है। हृदय से होकर के शरीर के विभिन्न भाग में जा रहा है, और शरीर के विभिन्न भाग से हृदय पंपिंग स्टेशन है, इसमें आ रहा है। इसकी बात हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे रक्त का परिवहन होता है। तो संगठन में दो चीज़ों से मिलकर हमारा रक्त बना हुआ है। अब रक्त कितना है, प्रश्न ये है कि किसी एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में पूरे बॉडी वेट का, माने पूरे शरीर के भार का 7 से 8% भाग रक्त है, खून है, पूरे शरीर का वजन। अब आप अपना वजन मालूम कर लो। अगर किसी के शरीर का वजन 50 किलोग्राम है तो उसके शरीर में कितना रक्त होगा? 8% अगर निकालेंगे तो 4 लीटर खून, 4.5 लीटर खून। एक औसत व्यक्ति में माना गया है कि 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। यानी अब बच्चे में, वयस्क में अलग अलग होगा। तो किसी के बॉडी वेट, शरीर के भार का 6 से 7% हिस्सा खून होता है, रुधिर होता है, ब्लड होता है, रक्त होता है। रक्त के दो भाग होते हैं, एक भाग होता है तरल, दूसरा होता है ठोस। तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा, यहाँ है, और ठोस भाग को कहते हैं रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जो पूरे रक्त का 55% होता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, ये पूरे प्लाज्मा जो 55% होता है, और रक्त कणिकाएं 45% होती है। पूरा रक्त जितना है, प्लाज्मा तरल है और निर्जीव है। एक बात जानोगे, रक्त कणिकाएं रक्त कोशिकाएं हैं, ब्लड सेल हैं, सेल कोशिकाएं। कोशिका का जो जंतु कोशिका है, जो जो भाग पाए जाते हैं, इसमें भी प्राय भाग पाए जाते हैं, ये सजीव होती है। कोशिकाएं हमेशा सजीव होती हैं। तरल भाग प्लाज्मा, प्लाज्मा की बात करेंगे। यह रक्त का तरल भाग है। प्लाज्मा स्वच्छ रंगहीन, प्राय हल्का हल्का पीलापन हुए रंगहीन द्रव भाग प्लाज्मा है, जिसके अंदर रक्त कणिकाएं तैरती रहती हैं। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा की बात हम जानेंगे। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जा रहा है? जल पाया जा रहा है सबसे ज्यादा, इसलिए तरल है ये। 90 से लेकर के 92% यहाँ में लिख दिया है। 90% से 92%, सोच लो। सबसे ज्यादा रक्त में प्लाज्मा ही होता है, उसमें पानी होता है। 55% जो प्लाज्मा होता है उसका 90 से 92% हिस्सा पानी होता है। तो बचा कितना? 8 से 9, 9 से 10, 8 से 10% के बीच में बचा। अगर 90 में है तो 10, और 92 में है तो 8%, 8 से 10% के बीच में ये विभिन्न ठोस पदार्थ, गैसीय पदार्थ, ये सब मिल करके सब बनाते हैं 8 से 10% में। इसके अलावा अब इसमें तो प्लाज्मा में पानी तो हो गया इतना। अब इसके अलावा जो ठोस पदार्थ हैं उसमें दो चीजें हैं ठोस में, एक अकार्बनिक पदार्थ है, एक कार्बनिक पदार्थ। यहाँ हमने तीर से बना दिया है, यहाँ देखोगे चार्ट के रूप में, थोड़ा सा याद करने के लिए संक्षेप में, समझ में थोड़ा आएगा। तो 8 से 10% जो हिस्सा ठोस पदार्थ है उसमें अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ और विटामिन, ये तीनों जो हैं ठोस पदार्थ के अंदर आते हैं। कार्बनिक, अकार्बनिक, विटामिन, ये सब आते हैं ये ठोस पदार्थ के अंतर्गत। अब अकार्बनिक पदार्थ में जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, 2-4 नाम यहाँ याद करना है। हमने संक्षेप में कुछ ही नाम लिखा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करने की बात नहीं होगी। अकार्बनिक पदार्थ हमने लिखा जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम,
ये सभी तत्व हैं, इनके लवण है, इनको हम खनिज लवण कहते हैं। अकार्बनिक पदार्थ को पहले भी हमने बताया है, इनऑर्गेनिक जितने पदार्थ हो तो उनको हम कहते हैं खनिज पदार्थ, खनिज लवण। तो लवण हो गए, इनके क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स पाए जाएंगे। किसके? सोडियम के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, पोटेशियम के बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम को क्लोराइड, सोडियम को क्लोराइड, पोटेशियम को क्लोराइड, ये जानोगे, ये पाए जाते हैं। अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं होगा, ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक पदार्थ में जैसे भोजन पचता है ना, पच करके अवशोषण होता है आंखों से, रक्त के माध्यम से, प्लाज्मा के माध्यम से, शरीर के विभिन्न भागों में जाता। प्लाज्मा तरल है, सोचो, तो ये पचित भोज्य पदार्थ प्लाज्मा में रहेगा। प्लाज्मा के कार्बनिक भाग में आएंगे, प्लाज्मा के कार्बनिक भाग में आएंगे पचित भोज्य पदार्थ, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वशीय अम्ल, ये सब, ग्लिसरॉल वगैरह, ये सब पच करके अवशोषित हो जाते हैं। तो अवशोषण के पश्चात प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचाए जा रहे हैं आवश्यक पदार्थों के निर्माण के लिए। ये प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ में पचित भोज्य पदार्थ, इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। 2 प्रोटीन्स का नाम तो आपको एकदम याद करके रखना है, क्योंकि अभी रक्त का जमना आगे इसमें हम पढ़ाएंगे कैसे खून जमता है। तो उसमें 2 प्रोटीन का नाम आएगा, एक है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा है फाइब्रिनोजन। यह नाम हमने लिख दिया, इसीलिए रक्त प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन। ऐसा नहीं कि यही प्रोटीन पाई जाती है, ऐसा नहीं सोचोगे। संक्षेप में हमने कुछ उदाहरण के तौर पे यहाँ लिख दिया है, जिसको मस्तिष्क में जाना चाहिए। बहुत सारा 10-20 प्रोटीन है, उसमें लिख दें तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाए। ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन यहाँ रक्त की प्रोटीन हमने 2 का नाम इसलिए लिखा कि रक्त के प्लाज्मा की प्रोटीन जो है रक्त के जमने में सहायता करेंगी। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये हो गया। और बहुत सी विटामिन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, ये प्लाज्मा के अंदर विटामिन बहुत सारे पाए जाते हैं। इंजाइम्स भी बहुत से पाए जाते हैं। अन्य पदार्थ, हार्मोन्स भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इसको हमने संक्षेप में, बड़ा संगठन इसका जटिल है, इतने नहीं है। इसके अलावा भी हार्मोन्स कार्बनिक पदार्थ हैं, इंजाइम्स कार्बनिक पदार्थ हैं, ये कार्बनिक पदार्थ में आ जाएंगे। इन ठोस पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ में बहुत सारे आएंगे। इसको संक्षेप में हमने खूब संक्षेप करने की कोशिश किया कि इतना कम से कम जाने। तो प्लाज्मा का संगठन एक बार फिर से सुन लीजिए संक्षेप में। प्लाज्मा यह रक्त का तरल द्रव भाग, निर्जीव भाग होता है, जो संपूर्ण रक्त का 55% 55% होता है। प्लाज्मा में 91 से 92, चाहे 90 से 92% जल होता है, तथा उसमें बहुत से कार्बनिक पदार्थ, गैसीय पदार्थ, ये ठोस पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों में अनेक प्रकार के पचित भोज्य पदार्थ, यहाँ अकार्बनिक पदार्थ में, पहले अकार्बनिक पदार्थ में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन इत्यादि के क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों में बहुत से पचित भोज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं, पचित भोज्य पदार्थ। बहुत सी प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जिसमें 2 प्रोटीन बड़ी महत्वपूर्ण हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, जो रक्त के जमने में आगे सहायता करेंगे। इसके अलावा हार्मोन्स, इंजाइम्स, ये भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में बहुत से विटामिन्स घुले हुए रहते हैं। प्लाज्मा में जो जल में कुछ घुलनशील विटामिन होती हैं, जिसको हमने पढ़ा है, विटामिन ए, डी, ई के पानी में घुल करके जब घुलेंगी तो रक्त के प्लाज्मा के माध्यम से उनका स्थानांतरण होगा, प्लाज्मा में विटामिन भी पाई जाएंगी। बहुत सी गैसें, हमने गैसीय पदार्थ लिखा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। इंजाइम, हार्मोन्स भी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार प्लाज्मा का संगठन काफ़ी जटिल होता है। और प्लाज्मा का कार्य, सबका कार्य में जानेंगे। अब इसका कार्य क्या होगा, ये क्या कार्य करेगा। सबसे पहली चीज़, ये पचित भोज्य पदार्थ, हार्मोन्स, गैसों इत्यादि का स्थानांतरण करता है। ये हमने लिखा नहीं एक चीज, इसमें बहुत से उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं। जैसे एक पदार्थ बिलिरुबिन और बिल्वर्डिन, ये जो हीमोग्लोबिन होता है उसके विघटन से पित्त रंजक बनते हैं। बिलिरुबिन
और बिलिवर्डिन, ये भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ के रूप में प्लाज्मा के द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, उत्सर्जी अंग को पहुँचा दिए जाते हैं। और बहुत से यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया इत्यादि भी प्लाज्मा के अंदर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। इनका उत्सर्जन हो जाया करता है। प्लाज्मा की प्रोटीन हमने बताया, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन रक्त के जमने में भी सहायता करती है। प्लाज्मा से ही लिम्फ का निर्माण होता है, इसका ध्यान रखिएगा। लिम्फ, लसिका, लसिका प्लाज्मा का एक छना हुआ भाग लसिका होता है। रक्त से क्षमता है लसिका, हमने बताया था कि रक्त से ही लसिका बने, तो रक्त का 55% हिस्सा प्लाज्मा ही है, उसी से लसिका का भी निर्माण होता है। इसके कार्य में आ जाएगा। गैसों के आदान प्रदान, गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने में भी प्लाज्मा की भूमिका होती है। इसमें प्लाज्मा के कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, बाइकार्बोनेट्स के रूप में उसका स्थानांतरण होता है। इस तरह से गैसों के स्थान, विशेष करके ऑक्सीजन का भी जो लाल रक्त कणिकाओं से जुड़ी है, इसके बाद लाल रक्त कणिकाओं से निकल के प्लाज्मा में जो ऑक्सीजन घुली रहती है, तो उसका ऑक्सीजन का स्थानांतरण भी प्लाज्मा से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट्स के रूप में स्थानांतरण प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। यह जल की मात्रा को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाकर जल के संतुलन को बनाने में भी सहायता करता है। इसमें उपस्थित कैल्शियम आयन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये रक्त के जमने में भी सहायता करता है। इस तरह से प्लाज्मा बहुत से विटामिन इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार प्लाज्मा का बहुत ज़्यादा कार्य होता है। अब आइए रक्त कणिकाएँ, रक्त कणिकाओं के बारे में थोड़ा सा देखा। और प्लाज्मा की बात हो गई, प्लाज्मा का संगठन और प्लाज्मा का कार्य, ये संक्षेप में हो गया। अब आइए रक्त कणिकाएँ। रक्त कणिकाएँ जो रक्त का ठोस भाग और सजीव भाग है। रक्त कणिकाएँ रक्त का ठोस भाग हैं और सजीव हैं। ये सजीव, ये कोशिका माने ये मैट्रिक्स है प्लाज्मा, और उसमें तैरती हुई रक्त कणिकाएँ, हम इनको रक्त कोशिकाएं भी कह सकते हैं। यहाँ ध्यान रखोगे, रक्त कोशिकाएं हैं ये सभी। कोशिका पहला है, अब इसका नाम बदल है, लाल रक्त कणिका RBC, रेड ब्लड कार्पसल्स, इसको कहेंगे कार्पसल्स, PUSCLES, कार्पसल्स। इसको हम एक नाम देते हैं या हिंदी में लिख देते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, ये नाम याद करना होगा। इरिथ्रोसाइट्स श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, साइट्स करके। लाल रक्त कणिकाएं, इस पर हमको क्या क्या याद करना है। एक नंबर बनावट, आकार, और आकार शेप, अच्छा। दूसरा निर्माण स्थल, हेडिंग के रूप में बता रहे हैं, याद करने में बहुत सुविधा होगी। निर्माण स्थल। तीसरा संख्या। चौथा जीवन काल। और पांचवा कार्य। 5 हेडिंग के रूप में सभी रक्त कणिका, ये नहीं, ये कहीं नहीं, तीनों रक्त कणिकाओं की बात, तीनों को 5 हेडिंग में है। बस 2 लाइन याद कर लो, एकदम आसानी से, बहुत सिंपल हो जाएगा, याद करने में सुविधा रहेगी। इसको रक्त के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड कार्पसल्स, ये इनका आकार प्रकार किसी में गोलाकार, किसी में अंडाकार, किसी में द्विअवतल। मनुष्य की बात हम करेंगे अपने शरीर की। मनुष्य में द्विअवतल, द्विअवतल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ लीजिए, द्विअवतल, बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव। द्विअवतल माने ऐसे, किनारे मोटा होगा और बीच में पतली होगी, क्योंकि इनमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होने, केंद्रक तो बीच में होता है, कोशिका है। रक्त कणिका रक्त कोशिका है, तो कोशिका है तो उसमें केंद्रक होगा। लेकिन मनुष्य की परिपक्व लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं रहने का बीच में ये पतली हो जाती है, किनारे पर मोटी होती है। इसको हम कहते हैं बाइकॉनकेव द्विअवतल, द्विअवतल होती हैं। किसी में गोलाकार भी होती है, किसी में द्विउत्तल भी होती हैं, किसी में अंडे के आकार का ओवल शेप्ड होती हैं। अलग अलग आकार होता है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं द्विअवतल, केंद्रक विहीन होती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका अधिकांश हिस्सा हीमोग्लोबिन से परिपूर्ण होता है, जो एक प्रकार का श्वसन वर्णक है। तो आकार में हमने लिख दिया, आकार या बनावट। निर्माण स्थल, कहाँ ये बनेगी शरीर में। लंबी हड्डियों के सिरे पर अस्थि मज्जा होती है।
अस्थि मज्जा, इनका निर्माण लाल लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। देखो इसका टेस्ट भी, अगर डॉक्टर यहाँ जाते हैं तो बोन मैरो का टेस्ट भी होता है रक्त कणिकाओं की जानकारी के लिए। रेड बोन मैरो में बनते हैं। तरुण अवस्था में, नई अवस्था में लिवर में बनती है और इनका विनाश भी लिवर में होता है। यकृत में, यकृत के अंदर ये मर जाती है, इनका विनाश भी होता रहता है। यह बनती और मिटती रहती है, इसका ध्यान रखें। जीवन भर जब तक आप जीवित हो, कोई भी मनुष्य, तब तक इसके शरीर में एक निश्चित समय तक की जिंदा रहेगी। इसके बाद ये टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इनको निकाल दिया जाएगा शरीर से बाहर। नई नई रक्त कणिकाएं, इसीलिए ब्लड डोनेशन करने पर असुविधा नहीं है। अगर कोई रक्त दाता रक्त देता है, आगे हम बताएंगे, तो उसके शरीर को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बनती बहुत तेजी से है। तो रेड बोन मैरो में बनती हैं। कुछ मामला थोड़ी संख्या में लीवर में भी कभी कभी बनती है और इनका विनाश भी लीवर में होता है। उससे रेड बोन मैरो सबसे ज़्यादा निर्माण स्तर। संख्या प्रति 100 मिलीलीटर खून में 45 लाख से 50 लाख होती है। संख्या बहुत ज़्यादा है। प्रति घन मिलीलीटर, प्रति घन मिलीमीटर या 100 ml मिलीलीटर, प्रति घन मिलीमीटर, घन मिलीमीटर आयतन के हिसाब से निकाल लें तो इनकी संख्या, या प्रति 100 ml अगर खून आप देने जाते हो तो टोटल काउंट जिसको कहते हैं TC, टोटल काउंट कितनी संख्या है, जैसे कितना संख्या होनी चाहिए। जब आप ब्लड चेक कराते हो तो उसमें संख्या भी गिनी जाती है। हीमोसाइटोमीटर एक यंत्र होता है, हीमोसाइटोमीटर। उस यंत्र की सहायता से जितनी भी रक्त कणिकाएं हमारे ब्लड में हैं, उन रक्त कणिकाओं की संख्या को गिना जा सकता है। तो संख्या यहाँ जानना, संख्या कितनी हुई, प्रति 100 मिलीलीटर या प्रति घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या 45 लाख से 50 लाख होती है। स्त्रियों में 45 लाख, पुरुषों में 50 लाख मानी जाती है। जीवन काल कितने दिन तक ये जीवन, लाइफ स्पॉन अंग्रेजी में कहते हैं। ये नंबर हो गया, ये प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर या प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन निर्माण का स्थल, या प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर माने निर्माण होना, अंग्रेजी का शब्द है। संख्या नंबर, जीवन का लाइफ स्पॉन, लाइफ स्पॉन जीवन काल 90 से 120 दिन। हम लोगों में 120 दिन होता है, 4 महीना। ये मनुष्य में टोटल में 90 दिन, हम लोगों में 120 दिन। तो हम 120 दिन ही लिखेंगे। 120 दिन माने 30 दिन का महीना अगर करके 4 महीना तक ही जिंदा रहेगी। इसके बाद ब्लड में ही नष्ट हो जाएंगी, लीवर में जाके नष्ट हो जाएंगी, और इसके बाद नई नई रक्त कणिकाएं हमेशा बोन मैरो में ये बन रही हैं। इस तरह से जीवन का इनका हो गया। कार्य क्या है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है, इसलिए यह श्वसन की क्रिया में गैसों के आदान प्रदान में सहायता करती है। दूसरा है कि शरीर के तापक्रम के नियंत्रण का कार्य करती है। शरीर का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये तापक्रम को, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है शरीर में, एनर्जी, उस एनर्जी को शरीर के विभिन्न भागों में, कुछ तो एनर्जी ATP के रूप में जमा है। श्वसन के समय जब भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है ना। तो कुछ ऊर्जा से तो हम काम कर रहे हैं। जैसे हमको रोज काम करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को 24 घंटे में 2500 से 3000 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। तो वो तो काम में खर्च हो गई हमारी ऊर्जा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी खर्च हो रही है काम में, ये खर्च हो रही है। लेकिन कुछ ऊर्जा से हमारे शरीर का टेम्परेचर, तापक्रम भी तो नियंत्रित है। तापक्रम कम हो जाएगा तो भी असुविधा, तापक्रम बढ़ जाएगा तो बुखार होगा। तो उस तापक्रम के नियंत्रण के लिए RBC बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करती है। लाल रक्त कणिका बहुत बढ़िया काम करती है, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करती है। क्योंकि शरीर में ये रक्त की सांद्रता को बनाती है, विस्कोसिटी या ब्लड, रक्त गाढ़ा हो, सांद्र हो, क्योंकि संख्या 45 लाख से 50 लाख प्रति 100 ml रक्त में, तो रक्त को गाढ़ा बनाए रखेगी, विस्कोसिटी बनाएगी। तो इसकी अगर रक्त कम हो जाए रक्त में, बहुत सी बीमारियाँ हो जाएंगी, जिसमें एक प्रमुख बीमारी एनीमिया। एनीमिया रोग से भी बचाएगी, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के हस्तांतरण में सहायता करेगी, और शरीर के तापक्रम का नियंत्रण करने का कार्य करेगी।
अब आइए एक एक तरीके की बात हम पढ़ेंगे। अब आइए यहाँ पर हम पढ़ेंगे दूसरी रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका को का दूसरी रक्त कणिका जो है श्वेत रक्त कणिका है। लाल रक्त कणिका की बात हो गई। अच्छा, इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। हालांकि घटना बढ़ना ठीक नहीं है, अरे घटने से तो एनीमिया हो जाएगा, बढ़ने से पॉलीसाइथीमिया रोग होता है, वो भी बड़ा खतरनाक है। इनकी संख्या का बढ़ना भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि लाल रक्त कणिका ज़्यादा हो जाए, नहीं, किसी भी चीज़ की अधिकता और कमी हमेशा ही खतरनाक होती है। सामान्य अवस्था में इसलिए बताया गया कि इनकी सामान्य मात्रा इतनी होती है। श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, श्वेत रक्त कणिका, ये दूसरी रक्त कणिका है ना, श्वेत रक्त कणिकाएं, वही चीज यहाँ भी पढ़ेंगे। इनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूको का मतलब सफेद होता है, एरिथ्रो माने लाल होता है, याद रखो। ल्यूकोसाइट्स, इनका आकार, बनावट कैसी होगी? बनावट होगी अनियमित आकार की होती है, हमेशा ध्यान रखिए। इनका आकार अमीबा जैसे होता है ना, अमीबा कैसे अनियमित होती है, इनका कोई निश्चित आकार ही नहीं होता है। इनमें केंद्रक होता है, ये बात अभी आरबीसी में बताया। मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन मनुष्य की डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल, ऐसे व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी कहते हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक युक्त होती है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए इनका रंग सफेद है। अच्छा, आकार हो गया अनियमित आकार, इनका कोई निश्चित आकार होता ही नहीं है। ऐसा नहीं हम कह सकते गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजाकार, नहीं, अनियमित आकार, इर्रेगुलर शेप होता है और केंद्रक युक्त होती हैं, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। आकार की बात कहाँ बनती हैं? निर्मित, निर्माण स्थल, फॉर्म, प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, ये भी अस्थि मज्जा में बनती हैं। इनकी कुछ मात्रा लिम्फ ग्लैंड, लसिका ग्रंथियों में बनती है। लसिका गांठ में, जैसे हमने बताया था, लसिका ग्रंथि, स्प्लीन, प्लीहा है, ये टॉन्सिल वगैरह है, तो लसिका ग्रंथियों में भी इनका निर्माण होता है। और बोन मैरो, अस्थि मज्जा हमेशा ध्यान रखिए, अस्थि मज्जा में बनती रहती है, लसिका ग्रंथियों में बनती हैं। कुछ संख्या में फेफड़ों में भी बन जाया करती है, ये जगह जगह स्थान स्थान पर बनती रहती है। निर्माण स्थल हो गया, संख्या, जीवन काल, कार्य, ये सब दो लाइन पढ़ना है। निर्माण स्थल हो गया, संख्या, प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 6000 से 10,000 के बीच में होती है। 6000 से 10,000, 10,000, यानी मनुष्य के रक्त में अगर कहा जाए तो 600 आरबीसी है इस टू 1 डब्ल्यूबीसी। ये कंपेरिजन अगर हम करें तो जान जाओ, ये कंपेरिजन करके हमने बता दिया। हर 600 आरबीसी में संख्या इनकी 1 होगी, यानी आरबीसी से बहुत कम है। इसी वो 45 लाख से 50 लाख है, या केवल 6000 से 10,000 के बीच उतने रखते हैं। 100 ml कहें चाहे 100 मिलीलीटर कहें, चाहे प्रति घन मिलीमीटर संख्या होगी। जीवन का 1 से 2 सप्ताह, माने अब समझ लो कि 3 से 5 दिन भी कहीं है, 1 से 2 दिन में भी नष्ट हो जाया करती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है 5 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी, 15 दिन मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए 1 से 2 सप्ताह कहते हैं, चाहे 1 दिन से कहो 15 दिन के बीच में ही इनका जीवन काल, इससे ज़्यादा जीवित नहीं रहती है। जीवन काल, कार्य, ये हानिकारक रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं, प्लाज्मा में भी एंटीबॉडीज बनता है। कोई हानिकारक रोगाणु हवा के माध्यम से, पानी पीने के माध्यम से, खाना खा रहे हैं भोजन के माध्यम से, जिस माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाए, आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे रोग कैसे बचाव शरीर करती है। तो ये हानिकारक जीवाणुओं से शरीर की सुरक्षा करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं। जैसे बहुत से घाव वाले स्थानों पर पस होती है मवाद, वो डब्ल्यूबीसी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पस के रूप में बाहर निकल जाती हैं। ये नष्ट होती रहती है, नष्ट होती है हमेशा। रक्त कणिकाएं मैंने बताया कि बनती हैं, नष्ट होती रहती है। ये 2 सप्ताह से ज़्यादा रक्त में नहीं रहेगी और नई नई रक्त कणिकाएं बनेगी, तो ये शरीर की सुरक्षा करने का काम करती हैं। और इसमें जो टाइप हमने बताया है ना, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रकार देखो, ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट का मतलब कणिका युक्त श्वेत रक्त कणिकाएं, ये अंग्रेजी का शब्द, हिंदी होगा कणिका युक्त श्वेत रक्त कणिकाएं।
कणिका विहीन या कणिका रहित श्वेतकेंद्रिकाएं। इनका जीव द्रव्य दानेदार, क्योंकि कोशिका है, कोशिका में जीव द्रव्य रहेगा ना, तो इनका जीव द्रव्य दानेदार होता है ग्रेनुलोसाइट का। क्योंकि इसका टाइप संक्षेप में हमने बता दिया, हर किताब में टाइप्स के बारे में नहीं है, केवल इतना ही है, थोड़ा सा हमने बता दिया है। यहाँ दानादार इनका जीव द्रव्य होता है, ये दाना विहीन दानादार नहीं होता है। ये 3 तरह के होते हैं, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होती है, 60 से 70% टोटल WBC का। टोटल WBC जितनी होती है, TC जिसको टोटल काउंट कहते हैं, उसका इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है। इस्नोफिल 4 से 5% होती है टोटल WBC का। अब मात्र 1% बेसोफिल होती है, कभी कभी नहीं भी दिखाई देती है। बेसोफिल 1% से ज़्यादा नहीं होती है। बेसोफिल नामक WBC एक चीज़ बनाती है, हिपैरिन। हिपैरिन क्या है? रक्त को शरीर में जमने नहीं देता है, इसको एंटी कोएगुलेंट कहते हैं। एक नाम मैं यहाँ बता दूँ, उसको याद कर लेना। ये हिपैरिन, हिपैरिन नामक एंटी कोएगुलेंट, सबको याद कर लो, एंटी कोएगुलेंट, जो खून को जमने ना दे। कोएगुलेशन माने जमना, कोएगुलेशन माने जमना, आगे हम पढ़ाएंगे। रक्त का क्लॉट, क्लॉट माने थक्का, तो एंटी कोएगुलेंट है हिपैरिन, जो बेसोफिल है। इसका मतलब कि ये WBC का एक कार्य भी हो जाता है, ये रक्त को न जमे रक्तवाहिनियों में, उसके लिए एक एंटी कोएगुलेंट पदार्थ भी WBC बनाती रहती है, और हानिकारक रोगाणु से सुरक्षा करने का कार्य विशेष करके करती है। और इस्नोफिलिया एक रोग होता है, जिसमें दमा जैसा सांस बहुत फूलता है। इस्नोफिल अगर बढ़ जाती है, इस्नोफिल एक बीमारी भी हो जाती है, उससे सुरक्षा करने का काम भी, यानी शरीर के प्रहरी एक तरह सीमा पर जैसे जवान देश की रक्षा करता है ना, वैसे समझ लो आपके शरीर की एक सुरक्षा व्यवस्था प्रकृति द्वारा WBC के रूप में हर मनुष्य को मिली हुई है, जो शरीर में सुरक्षा करने का काम करते हैं। हाँ, ये है कि संख्या घटना बढ़ना, अगर WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ब्लड कैंसर हो जाएगा। ब्लड कैंसर कोई दूसरी चीज़ नहीं, इसको जानिए। ब्लड कैंसर बहुत तरह का होता है। अब कहीं ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, बोन का कैंसर हो गया, ब्रेन का ट्यूमर कैंसर हो गया, गला का कैंसर हो गया, मुंह में कैंसर, माउथ का कैंसर, बहुत कैंसर है, 1000 तरह का कैंसर का कोई एक तो नहीं। ब्लड कैंसर बड़ा खतरनाक होता है। WBC की संख्या हमने बताया 6000 से 10000 होती है प्रति 100। अगर ये 50,000 तक बढ़ जाए, वो रूप बड़ा खतरनाक होगा, जिसको हम कहेंगे ब्लड कैंसर, रक्त का कैंसर का रूप हो जाएगा, जो बड़ा ही डेंजरस होता है, जानलेवा होता है। तो संख्या बढ़ना घटना हमने बार बार बताया। तो इस तरह से WBC के विभिन्न प्रकार हो गए। जो कणिका विहीन होती है वो 2 तरह की होती है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट सीधे सीधे रोगाणु को खा जाती है, पकड़ के भक्षण कर जाती है। अगर कोई जम से गया, उसको ऐसे पकड़ के, WBC का आकार ऐसे होता है, ऐसे पकड़ लेगी, अपने अंदर उसको पचा जाएगी, खा जाएगी। इस तरह से शरीर की सुरक्षा करने का काम पूरी करती है। अब आइए, सबसे लास्ट है रक्त बिंबाणु, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसका नाम है, तीसरी रक्त कणिका प्लेटलेट्स। रक्त बिंबाणु इसको हिंदी में कहेंगे रक्त बिंबाणु, वहां हमने लिख दिया है। आकार बनावट, इसका आकार तस्तरी, देखो प्लेट शब्द ही लिखा है, उसे आप याद कर सकते हो, तस्तरी नुमा होता है। और ये भी केंद्र विहीन मनुष्य के होते हैं। टोट में केंद्र होता है, लेकिन मनुष्य के प्लेटलेट्स में, इसको टोट में हम लोग थ्रोम्बोसाइट अक्सर कहते हैं। मनुष्य के जो प्लेटलेट्स होते हैं ये केंद्र विहीन होते हैं। थ्रोम्बोसाइट का आकार हम बताया कि प्लेट तस्तरी नुमा है, ऐसे गोल तस्तरी नुमा, दोनों सिरे पर स्पिंडल नुमा भी होती है। दोनों सिरे नुकीले होते हैं, जो था स्पिंडल जैसे तर्कनुमा होती है, इसलिए इनको स्पिंडल कोशिका भी कहते हैं। स्पिंडल प्लेटलेट्स का एक नाम अन्य जंतुओं में स्पिंडल सेल्स भी है, स्पिंडल कोशिकाएं हैं। ये बनती हैं वही मेगा कैरियोसाइट नामक
रचना से उत्पन्न होती हैं बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में मेगा कैरियोसाइट नामक रचना से थ्रोम्बोसाइट का निर्माण स्थल हो गया। संख्या, इनकी संख्या 2.5 लाख से 5 लाख 100 ml रक्त में होती है। उतने ही रक्त में जितने आरबीसी की संख्या, डब्ल्यूबीसी की संख्या, तो आरबीसी की बात दूसरे नंबर पर प्लेटलेट्स की संख्या आती है 2.5 लाख से 5 लाख, वो तो 6,000 से 10,000। डब्ल्यूबीसी संख्या इनकी 2.5 लाख से 5 लाख होती है। जीवन काल उतने होता है डब्ल्यूबीसी के, लगभग इनका जीवन काल है 4 से 5 दिन, 6 दिन, 1 सप्ताह, बस जीवन काल इनका ज़्यादा दिन तक नहीं होता। ये भी रक्त में समाप्त होती रहती है। कार्य क्या है? ये रक्त के जमने में सहायता करेगी। ये रक्त का जमना जब हम बताएंगे, प्लेटलेट्स का नाम बार बार आएगा। ये टूटती जब है, हवा के संपर्क में आती है या शरीर के भीतर भी अगर किसी भाग में टूट गई तो उनसे पदार्थ निकलता है, वही रक्त के जमने में सहायता करता है। रक्त वाहिनियाँ, जो रक्त की वाहिनियाँ, उनकी मरम्मत करने में भी सहायता करती हैं। इस प्रकार सभी की सभी रक्त कणिकाएँ, प्लाज्मा अलग अलग, अब सबका अलग अलग काम हो गया, सबकी कंपेरिजन आप कर जाओ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का आकार मनुष्य में द्विअवतल होता है, डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का आकार प्लेटनुमा होता है। मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है। इनकी संख्या नंबर के हिसाब से सब जितना पॉइंट हमने बताया उसी को चाहो तो डिफरेंस पूरा एकदम याद कर जाओगे चार्ट के द्वारा। संख्या प्रति 100 ml या प्रति घन मिलीमीटर खून में आरबीसी की संख्या 45 लाख से 50 लाख होती है। उतने ही रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या 6,000 से 10,000 होती है। उतने ही रक्त में थ्रोम्बोसाइट की संख्या 2.5 लाख से 5 लाख तक होती है। आकार, बनावट, कार्य क्या करती है? ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आरबीसी गैसों के स्थानांतरण में सहायता करती हैं। डब्ल्यूबीसी हानिकारक जीवाणुओं से शरीर की सुरक्षा करती हैं। और थ्रोम्बोसाइट्स रक्त के जमने में, सबकी कंपेरिजन याद करो एकदम, सबकी बनावट, रचना, कार्य, कंपेरिजन। इस प्रकार अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रक्त के वर्ग क्या है, इसको बाद में थोड़ा थोड़ा